हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं विच इज रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से रीजन वाइज होती है, जहां जहां पे रिसोर्सेज की एलोकेशन है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होती हैं। तो क्या है वो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा जीएस 1 का सिलेबस से आया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड में, साउथ एशिया में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 2019 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या आप रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, आपके पर्टिकुलर उस एरिया में जो रिसोर्स हो रहा है उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोल के क्या उस पर्टिकुलर एरिया में आप एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा है, कैन यू डू दैट। कैसे आंसर करेंगे हम? सबसे पहले हम बताएंगे कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। उसके बाद हम एक मैप बनाएंगे और उसके अंदर हम बताएंगे कि ये रीजन है जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं। उसके साथ हम एग्जांपल देंगे, जैसे हम एग्जांपल किसका देंगे, आयरन एंड कोल का, राइट। इसके अलावा एक मैग्नीशियम का एग्जांपल दे सकते हो आप, एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे सकते हो, जहाँ पे बॉक्साइट निकलता है वहां पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज होती हैं। नाउ इससे पहले आप तो ये हमारा रहेगा। फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। तो ये क्वेश्चन का पूरा फ्रेमवर्क रहेगा। उससे पहले एक बार रिसोर्स को समझो। दो तरह के रिसोर्स होते हैं। एक, जब जिनको खदान माइन करके निकाला जाता है तो बहुत हेवी होते हैं, लेकिन जब उनको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो बहुत हल्का होता है। दूसरे तरह के होते हैं जो जब निकालते हैं प्रोडक्ट माइन करा हुआ या जो रॉ मटेरियल है वो बहुत लाइट होता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बहुत हेवी होता है ना। और दो हो गए एग्जांपल देखो, जैसे आयरन या कोल है। आयरन कोल से जब हम, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। जैसे आयरन है, कोल है, इनको प्रोसेस करके एल्यूमिनियम के साथ जब हम स्टील बनाते हैं तो स्टील क्या है, कंपैरेटिवली लाइटर मटेरियल है। दूसरा एग्जांपल है कॉटन का। कॉटन का जो फ्लावर होता है, जो कॉटन होती है वो बहुत हल्की होती है, लेकिन उसको जब फाइनल प्रोसेस करके हम जो मटेरियल बनाते हैं, मान लो आपने कपड़े के बड़े बड़े शीट्स बना लिए, वो कॉटन के कंपैरिजन में भारी होते हैं। तो दो प्रोडक्ट हो गए, एक जिसमें रॉ मटेरियल हल्का है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हेवी है, दूसरा जिसमें रॉ मटेरियल हेवी है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हेवी है। तो इनमें मैं अभी सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना, हेवी एंड लाइटर। नाउ व्हाट हैपन कि आपका एक कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको जहाँ पे आपने माइन करा वहां से इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के लिए ले जाना, और फिर प्रोसेस करके उसे वहां तो रखोगे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा। तो आप मार्केट में लेके जाओगे। तो ये जो पूरा रास्ता है, इस पूरे रास्ते को तय करने में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। जितना ज्यादा हेवी मटेरियल, जितना ज्यादा दूर आपको जाना है, उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करने का हमेशा उपाय ढूंढते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हल्के मटेरियल को अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको कम पैसे लगेंगे। तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहां पे लोकेट करी जाती है जहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। अगर आप हेवी रॉ मटेरियल से लाइटर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट करोगे, हेवी मटेरियल के पास में, ताकि आपको हेवी मटेरियल को फैक्ट्री तक ले जाने में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगे, बल्कि यहाँ से जो लाइटर मटेरियल है उसको ले जाने में आपको इतना खर्चा आएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो कि ये अपना लाइट है, रॉ मटेरियल लाइट है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हेवी है, तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री को मार्केट के पास में सेटल करेंगे ताकि लाइट मटेरियल को उस फैक्ट्री तक लाने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट जैसे कि कपड़ा बना है वो कपड़ा हेवी है, तो इस हेवी कपड़े को मार्केट तक ले जाने में कम डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी और कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। ये पूरा फंडा होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। आई होप यू गॉट इट। अगर नहीं तो थोड़ा सा पीछे जाके एक बार वापस इसे सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनल बेस्ड
मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को ऐसे एरिया पे डेवलप करना जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज जो हैं वो लोकली मिल जाएंगे, मतलब आपको कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन्होंने अपना रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अनाउंस करा है कि हम लोग अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो अक्रॉस द स्टेट, हमारे स्टेट के अंदर उसको बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्टेट इक्वल करने का मौका मिलेगा कि आपका स्टेट में जो मटेरियल निकल रहा है उससे आपके स्टेट के लोगों को या बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इससे आपकी जो इकोनॉमी है वो इंक्लूसिव हो रही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि इंडिया में ना बहुत रिच मिनरल्स हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट सब तरह के मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें से कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया और टंगस्टन का थोड़ा एरिया है। ये सारे इंडिया इज अ रिच मिनरल रिसोर्स कंट्री। तो इन रिसोर्सेज को या फिर इन मिनरल्स को माइन करके हम मेक इन इंडिया में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको ग्लोबल मिनरल रिसोर्सेज में प्रिफर करा जाता है, लेकिन ये अभी भी इंडिया में अनएक्सप्लोर्ड और अनयूटिलाइज्ड है। जितना हमारे पास रिजर्वायर है उससे बहुत कम मात्रा में उसको निकाल के उसका यूटिलाइज करा जाता है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है और एल्यूमिनियम क्या है, एक रिसाइक्लेबल मटेरियल है। तो ये अभी बहुत यूज में आता है, स्पेशली जब हम लाइट मटेरियल बनाने की बात करते हैं। फिर है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में डाउन टर्न आया है, ये जनरली इसीलिए आया है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में स्लगिश ग्रोथ है। हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जैसे कोक कोल है उसको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल हमारा माइनिंग भी नहीं हो रहा है। बाकी कंट्रीज जैसे कि ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इन सारी कंट्रीज ने दे स्टार्टेड विद इंडिया ओनली इन द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वो अभी बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी जो एब्सेंस है इसकी वजह से माइनिंग कर्स बन गया है रेदर देन द कॉज ऑफ डेवलपमेंट। माइनिंग इज बिकम कर्स। कर्स का मतलब क्या कि आपको नुकसान दे रहा है, आपको एनवायरमेंटली नुकसान दे रहा है, वहाँ पे हैबिटेट इशू हो रहा है, आपका पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, और आपका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो क्या एडवांटेज है, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं हम कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करा जाए? इससे एक तो आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। मैंने अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फंडा बताया था, तो इसकी आपकी अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। आपको उस एरिया में एक्सपर्टीज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोकल एरिया में जो लोकल रिसोर्स निकलता है वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग अगर आप स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और वहीं पे लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा और वहाँ पे लोगों की एक्सपर्टीज बनेगी। पूरी सप्लाई चेन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन है ऐसे एरिया में, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। क्या होता है, सप्लाई चेन ना सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल बायर के बीच में एक लिंक, एक नेटवर्क बनाती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। फिर इट विल फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। जैसे कि आप अगर फैक्ट्री में काम करते हो, कोर एरिया में काम करते हो, जियोलॉजी में काम करते हो, पेट्रोलियम में काम करते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल चाहिए होता है। हर कोई जाके वहाँ पे काम नहीं कर सकता। जो आपका एम्प्लॉय होगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये सर्टेन डिग्री या आपको ये सर्टेन स्किल होनी चाहिए। तो इससे जो हमारे मार्केट में स्किल स्पेसिफिक पीपल हैं इनका नंबर बढ़ेगा। ठीक है। फिर है क्रिएटिंग एंसिलरी इंडस्ट्रीज ऑल्सो। एंसिलरी मतलब सेकेंडरी टाइप की इंडस्ट्रीज भी हम क्रिएट करेंगे, जैसे पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज जिनमें स्पेसिफिक रिसोर्सेज लगते हैं, वो वेरियस स्मॉल इंडस्ट्रीज एमएसएमईज को भी सपोर्ट करेगी। जैसे कि स्टील मेकिंग के अंदर दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। छोटी इंडस्ट्री क्या करती हैं कि जो जो आयरन नगेट्स निकलते हैं, जो आयरन का बचा हुआ टुकड़ा या आयरन के स्क्रैप्स निकलते हैं, उनको यूज करके स्टील बनाती है। बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि पूरे बड़े बड़े आयरन की माइंस लेके उनमें से आयरन को निकाल के उसको फिर गला के पिघला के उसमें से स्टील बनाया जाता है। तो ये छोटी इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करेगा और छोटी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, तो ये सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे कि कोई फैक्ट्री खुली है तो फैक्ट्री अकेली तो रहेगी नहीं, वहाँ पे फैक्ट्री में क्या होंगे, लेबर्स आएंगे। इन लेबर को रहने के लिए जगह चाहिए होगी, खाने के लिए होटल्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे ईटरी, हॉस्टल्स, शॉप्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पे पूरा
ये रेजिडेंशियल प्लान बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे झारखंड एक एरिया ऐसा ही है टाटा स्टील वालों का, तो जैसे गुड़गांव और चेन्नई है, वहाँ पे डेडिकेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे डेडिकेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आसपास के पेरिफेरल एरिया में उससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, और उन छोटी छोटी शॉप्स के आसपास जो लोग काम करते हैं वहाँ पे आपको रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी, तो ये और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या है कि अगर सुटेबल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये ग्रेटर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग देगा और ये ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है सारे लेवल पे, लोअर लेवल टू हायर लेवल पे। आप यहाँ पे ना सिर्फ स्किल्ड लोगों को बल्कि जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो सेमी स्किल्ड लेबर है, उनको वेजेस पे, जो हमारे नॉर्मल वेजेस है या उससे ऊपर की जो वेजेस है, वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए रख सकते हो। इसके साथ ही ये इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, स्पेशली सर्विस सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में। यहाँ पे ये क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि आप नए नए बिजनेस खोलो, स्टार्टअप्स खोलो, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही अगर डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड भी बढ़ेगा, कैसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, लोगों के पास सैलरी आ रही है, लोग उस सैलरी को खर्च करेंगे, इसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो रही है। इससे जो लोकल प्रोडक्शन का ग्रोथ साइकिल होता है वो चलना स्टार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर भी मिलना स्टार्ट होगा। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द इनकम गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया। जनरली लोग जो है वो गाँव के एरिया से रूरल से अर्बन एरिया में आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पे उनको और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इससे ये जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जैसे अभी कोविड पेंडेमिक में आपने देखा कि कितने सारे जो माइग्रेटरी लेबर्स थे उन्होंने धीरे धीरे वापस अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट करा, तो कितनी दिक्कतें आई थी, हम लोगों का कितना एक मैसेज दिल पसीज गया था। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे कम होगी, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। जितना ये फ्लावरी हम बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, उतना है नहीं। चैलेंजेस क्या है, जैसे कि झारखंड छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे अबंडेंट नंबर ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे रोड, पावर सेक्टर, ये सब नहीं होने से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही इन एरिया के अंदर जनरली आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी। ये ट्राइबल पॉपुलेशन इतनी स्किल्ड नहीं होती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर सके, और वो रेजिस्टेंट भी होती है। खैर उनका अपना रीजन है, हु कैन से व्हाट, बट इसके अलावा एमएसएमईज जो है, इनका जो है बहुत ही थोड़ा सेक्टर होता है और फिर बहुत थोड़ा शेयर होता है, फिर इनको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे मार्केटिंग के अंदर इनको कंपटीशन मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता इनको, इनकी ग्रोथ नहीं होती है, ये अनरजिस्टर्ड रहती है, इनमें ये अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह की सोशल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, इनके पास कोई सूटेबल टेक्नोलॉजी नहीं होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी इशू होता है। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसीलिए DIPP ने, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर ये नोटिफाई कर दिया है, और इसमें हमारा जो शेयर ऑफ GDP फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो अभी 16% है, इसको बढ़ा के हमको 25% करना है 2022 तक, 100 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करके। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है 34%, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबको इकोनॉमिकली हेल्प करती है, फाइनेंशियली इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है। तो अपने को भी अपना, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर हम इसको पुश करते हैं, अगर हम इसमें ग्रोथ रिवाइव करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अगर एक खेत में 2 लोगों के काम करने की जरूरत है, लेकिन अगर वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो 8 एक्स्ट्रा लोग हैं, ये 8 एक्स्ट्रा लोग मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, जो नए अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें ये 8 लोग अगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इस घर में अब 10 लोगों की इनकम आ रही है, इसका मतलब है इकोनॉमी बढ़ रही है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये बस ये ऑब्जर्व करा गया है कि कोई भी रेट ऑफ डेवलपमेंट है किसी भी सर्टेन एरिया में, वो बहुत फास्ट होती है उसकी लोकेशनल एडवांटेज की वजह से, स्पेशली विद द हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बाकी एरिया थोड़े लेग बिहाइंड कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ग्रोथ पोल का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करें। ऐसा ना हो कि एक एरिया में ही बहुत डेवलप हो जाए, दूसरा एरिया बिल्कुल ही ना डेवलपमेंट वाला
रहे। सो ये हमारा क्वेश्चन था कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कि आपके रीजन वाले एरिया में जो रिसोर्स होते हैं उसी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाए तो वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी, ये क्वेश्चन था। इसका कंटेंट देखा हमने, काफी अच्छा था। अच्छा, इसमें जो डेटा है इसको हर साल अपडेट कर लेना, जैसे 2021-22 के लिए डेटा जो है वो नया आ जाएगा तो डेटा अपडेट कर लेना, बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हो, जो little_simple_buddha के नाम से आप सर्च कर सकते हो। दिस इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।